तो नमस्कार। बाबर और हुमायूं पर चर्चा करने के बाद आज मैं शेर शाह सूरी के जीवन पर आपसे बात करूंगा। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया और 1545 ईस्वी तक शेर शाह सूरी ने उत्तरी भारत पर शासन किया। इस प्रकार 1540 से लेकर 1545 तक केवल 5 वर्षों तक ही शेर शाह सूरी ने भारत पर शासन किया। 5 वर्षों का छोटा सा शासनकाल शेर शाह के लिए केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने मुगलों को भारत से बाहर कर दिया, बल्कि भारत के प्रशासन, न्याय व्यवस्था और लगान व्यवस्था में शेर शाह ने जो महत्वपूर्ण सुधार किए, उसने उसे अकबर के पुरोगामी के रूप में स्थापित कर दिया। आगे मैं शेर शाह के प्रारंभिक जीवन, उसकी महत्वाकांक्षाओं, हुमायूं से हुए उसकी भिड़ंत और शासन प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के विषय में आपसे बात करूंगा। शेर खान के बचपन का नाम फरीद था। फरीद का पिता हसन खान जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था। उस जमाने में जौनपुर दक्षिणी बिहार सूबे के अंतर्गत आता था। उस समय दक्षिणी बिहार का सूबेदार बहार खान लोहानी था। कहा जाता है कि एक शेर मारने के उपलक्ष्य में बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। अपनी प्रारंभिक राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शेर खान ने राजनीतिक विवाहों का सहारा लिया। इस क्रम में उसने 2 महत्वपूर्ण विवाह किए। ये दोनों विवाह उसने विधवाओं से किए थे। सबसे पहले उसने दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह किया और दक्षिणी बिहार का सूबेदार बन बैठा। इसके बाद शेर खान ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह किया। ऐसा करके न उसने चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया, बल्कि उसे बहुत सारी संपत्ति भी प्राप्त हुई। प्रारंभ से ही शेर खान मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए तत्पर था। शेर खान ने हुमायूं की कमजोरियों को पहचाना और उसके खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाई। शेर खान ने हुमायूं को 2 महत्वपूर्ण युद्धों में पराजित किया। सबसे पहले उसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। इसके बाद उसने 1540 में कन्नौज अथवा बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और इसी के बाद उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाने का अर्थ होता है एक तरह से राजनीतिक संप्रभुता की घोषणा करना। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह ने 1540 में कन्नौज के युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं को पराजित किया और इस प्रकार शेर शाह ने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर खान से पराजित होने के पश्चात हुमायूं ने ईरान के सफाविद शासक के दरबार में शरण ली। ईरान, जैसा कि आपको पता होगा, आप भूगोल के अभ्यर्थी होंगे तो आपको पता होगा कि ईरान भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में पड़ता है। इसीलिए भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा को मुगलों से सुरक्षित करने के लिए शेर शाह ने रोहतासगढ़ नामक मजबूत किले का निर्माण करवाया, ताकि भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से मुगल भारत में दोबारा प्रवेश न कर सकें। भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में शेर शाह ने बहुत से अभियान और युद्ध किए, लेकिन इनमें से 2 सैनिक अभियान महत्वपूर्ण हैं। इनमें से पहला है 1544 में मारवाड़ पर किया गया सैनिक अभियान और दूसरा है 1545 में कालिंजर के किले पर किया गया अभियान। 1544 में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए शेर शाह ने जब राजपूताना क्षेत्र में मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया, तो 2 राजपूत सरदारों जैता और कुप्पा ने मिलकर अफगान सेना के छक्के छुड़ा दिए
शेरशाह इन दोनों राजपूत सेनानायकों की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। इसके बाद शेरशाह ने मारवाड़ को जीतने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। 1545 में कालिंजर के सुदृढ़ किले पर किया गया अभियान शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। कालिंजर के किले पर आक्रमण के दौरान शेरशाह जब उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था तो बारूद का एक गोला कालिंजर के किले से टकराकर बारूद के ढेर पर गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का 5 वर्षों का छोटा सा शासनकाल साम्राज्य विस्तार के रूप में नहीं बल्कि शासन और प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए सुधारों के लिए जाना जाता है। शेरशाह प्रशासन के क्षेत्र में सुधारक था, न कि प्रवर्तक। शेरशाह ने प्रशासन के क्षेत्र में किसी नई व्यवस्था का सूत्रपात नहीं किया, बल्कि उसने सल्तनत कालीन व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। प्रशासक के रूप में इसीलिए शेरशाह को अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। शेरशाह के प्रशासन में 4 इकाइयां थीं: केंद्र, सूबा, सरकार और परगना। शेरशाह ने विद्रोह से बचने के लिए बंगाल सूबे के लिए विशेष व्यवस्था की थी। शेरशाह ने संपूर्ण बंगाल सूबे को 19 सरकारों में बांट दिया था। प्रत्येक सरकार में 2 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, पहला सिकदार और दूसरा अमीर बंगला। सिकदार सैनिक अधिकारी होता था और अमीर बंगला असैनिक अधिकारी होता था। सिकदार का काम सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना था, जबकि अमीर बंगला न्यायिक कार्य देखता था। बंगाल दिल्ली से दूर था, इसीलिए शेरशाह ने बंगाल को विद्रोह से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की थी। शेरशाह ने प्रत्येक सूबे को कई सरकारों में और प्रत्येक सरकार को कई परगनों में बांटा था। प्रत्येक परगने में 2 अधिकारी थे, पहला सिकदार जो सैनिक अधिकारी था और शांति व्यवस्था कायम रखता था, दूसरा मुंसिफ जो दीवानी मुकदमों का निर्णय करता था। परगने में एक तीसरा अधिकारी होता था, फौजदार। फौजदार का अर्थ होता है खजांची, जो कि खजाने की देखरेख करता था। शेरशाह ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, अर्थात शेरशाह के शासनकाल में लगान व्यवस्था रैयतवारी थी। एक ऐसी लगान व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाता है, उसे रैयतवारी व्यवस्था कही जाती है। रैयतवारी व्यवस्था में कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, अर्थात राज्य सीधे किसानों से लगान वसूल करता है। भूमि को शेरशाह ने 3 श्रेणियों में बांटा: अच्छी, मध्यम और खराब। इसके बाद शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए रे अथवा राई व्यवस्था को लागू किया। रे फसलों की एक सूची होती थी, जिसमें अच्छी, मध्यम और खराब भूमियों पर लगने वाले अलग अलग फसलों के लिए लगान की दर निर्धारित होती थी। अर्थात किसानों को पहले से पता होता था कि उसकी किस श्रेणी की भूमि पर किस फसल पर कितना वार्षिक लगान देय होगा। यही रे अथवा राई व्यवस्था की विशेषता थी। शेरशाह को किसानों की फिक्र थी, इसीलिए उसने किसानों के लिए ये व्यवस्था कायम की थी और उनसे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था। शेरशाह ने उत्पादन का 1/3 भाग अर्थात 1/3 लगान के रूप में वसूल किया। किसानों को लगान के अलावा 2 तरह के अतिरिक्त कर देने होते थे, एक जरीबाना और दूसरा महासिलाना। जो अधिकारी भूमि का सर्वेक्षण करता था उसके लिए भी शेरशाह शुल्क वसूल करता था किसानों से, उसे जरीबाना कहते थे। और जो अधिकारी कर वसूल करता था उसके लिए जो शुल्क वसूला जाता था उसे महासिलाना कहते थे। शेरशाह ने कबूलियत और पट्टा जैसी व्यवस्थाओं को भी लागू किया था। पट्टे में लगान की वार्षिक मात्रा लिखी होती थी और किसान कबूलियत द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। इसे ही कबूलियत और पट्टा व्यवस्था कहते हैं। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था और उसकी न्यायप्रियता के विषय में अब्बास खान शेरवानी का कथन उल्लेखनीय है। शेरशाह ने कुछ नई सड़कें भी बनवाई थीं और यात्रियों के ठहरने के लिए इन सड़कों पर उसने 1700 नए सरायों का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त हुई। नमस्कार।